अपने कश्मीर के अंदर कोई गुफ्तगू वहाँ तक पहुँचा के वहाँ पे अपनी लीडरशिप को उसको लेके फॉलो करने को, तो वो नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान के और हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहा है, तो वो वहाँ पे उस किस्म की बात नहीं हो पाई। जो बात अब आई बात है कि जो अब जो जरूरत है जिसकी, अच्छा हुआ आपने जो सवाल किया, बात यह है कि बाहर बैठे हुए कश्मीरी तारकिन वतन, ख्वाह वो अमेरिका में है, कनाडा में है, बरतानिया में है, मिडल ईस्ट में है, इनकी आवाज़ तभी मौसर हो सकती है, इनकी बात तभी मौसर हो सकती है जब इनको ताकत खुद कश्मीर के अंदर से मिल रही हो। और कश्मीर के लोगों की बात बाहर तभी मौसर हो सकती है जब वो अपने पावर जो है, वो अपना अख्तियार जो है, वो अपनी नुमाइंदगी जो है वो बाहर किसी कश्मीरी तारकिन वतन की तंजीम हो, ग्रुप हो, उसको दे रहे हो। तो ये तो एक, जब तक ये नहीं होगा तब तक जो है ना मैं बाहर से बैठ के ये कहूँगी कि मैं नुमाइंदा हूँ, ये कभी नहीं चलेगा, ये हो ही नहीं सकता जब तक जो वो हमारे जो ग्राउंड में जो लोग बैठे हुए। अब आई बात है कि इस सारे का दूर कैसे किया जा सकता है, सारे भाव का। ये बात ध्यान में रख लें कि बाहर बेदारी है। जो अगर जो ये कहता है कि मैं आज मिला हूँ स्टेट डिपार्टमेंट से और फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस लंदन से और मैंने उनको मसला समझाया, पहली दफ़ा उनको समझ आई है, ये बात सब बकवास है। ये ऐसा कुछ नहीं है, वो सब जानते हैं वो कि कश्मीर का मसला क्या है, कश्मीर के लोगों की सोच क्या है। वो जब हम उसके बरकस उनको बात बता रहे होते हैं तो हंसते हैं, वो हंसते हैं, वो बात औकात में वो इस बात पे हंसते हैं कि कितना हम डिस्कनेक्टेड हैं लोगों से, कितना डिस्कनेक्टेड हैं हम वो लोगों की जो वहाँ पे सूरत हाल है उससे हम बिल्कुल बेखबर हैं। हम अपना ही एजेंडा जो है वो बाहर लोगों तक पहुँचा रहे होते हैं, कांग्रेसमैन हो, स्टेट डिपार्टमेंट हो, फॉरेन ऑफिसर हो, ब्रिटिश पार्लियामेंट हो, यूरोपियन पार्लियामेंट हो, तो वो हंसते हैं फिर हमारी बात पे। उनके पास मालूमात होती है, वो बार हम आके कहते हैं कि जी आज मेरी फलाने से मुलाकात हुई और उसको पहली दफ़ा कश्मीर के बारे में पता चला वहाँ पे। तो एक तो ये बात है। अब इसका हल क्या है प्रैक्टिकली, इसकी जो बात बनती है वजह कि खुद और ये डिपेंड करता है पाकिस्तान के ऊपर, अगर वो सीरियस है इस मसले में, वो ये है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को जो वो अख्तियार दिया जाए और उनकी वो अख्तियार जो हैं वो बहाल किए जाए और उसको तस्लीम किया जाए और वो रियासत जम्मू कश्मीर के कुल, सिर्फ वो उनके लिए नहीं कि आज़ाद कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान का, वो पूरी रियासत के एक नुमाइंदा हुकूमत के तौर पर वो सामने जाए। दूसरा ये है कि अगर वो नहीं है तो फिर खुद कश्मीरियों के अंदर में जो है वो एक जिस तरह कश्मीर ग्लोबल काउंसिल ने एक तजवीज़ रखी थी इसकी सेनेट की, इस तरह का कोई अदारा बनाया जाए और उसको पूरी कौम सपोर्ट दे। और अगर वो उसको भी सपोर्ट कौम की नहीं होगी, उसको भी कश्मीर के अंदर से लोगों की सपोर्ट नहीं होगी, तो वो भी नहीं चलेगा। ये ऑनेस्टली मतलब ये तो एक फजूल सी वो हमारी एक्सरसाइज बनकर रह जाएगी। तो या तो यह है कि इस किस्म का कोई अदारा बने, खुद लोग बनाए। तीसरा यह है कि फिर इस सारे अमल के दौरान में कोई और कुछ चीज़ ऐसी कोई वजूद में आए तो जिसको जब तक उस चीज़ को खुद कश्मीर के लोगों की हमायत नहीं होगी वो बाहर हम नहीं चल सकेंगे। और जो बाहर जो चीज़ चलने वाली है वो ये है, वो आप समझने की कोशिश करें। दुनिया आपसे आपका केस सुनना चाहती है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का केस नहीं सुनना चाहती। उन्होंने 72 साल में सुन लिया, कश्मीरियों का केस सुनना चाहती है। लिहाजा आप जो कुछ भी इंतजाम करें वो आप कश्मीरियों का केस बना के जब तक पेश नहीं करें। ये जो है ना, ये पुराना मंत्रा हो गया है आपके खुदराजियत और यूएन रेजोल्यूशन, ये सारी चीजें गई गुजरी हो गई। इनके ऊपर कोई नई चीज सामने आए जो कश्मीरियों की हालत को तब्दील करने का अंदिया देते हुए, जो स्टेटस को तोड़ते हुए नजर आए कि कश्मीर की सूरत हाल जो वो इस चीज से तब्दील हो सकती है। राजा साहब, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस और भी थे लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा इसलिए कि टाइम खत्म होने वाला है। मेरे पास नाजरीन के क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं सोचता हूं कि जो आखिरी 5 मिनट हैं अब मैं इनमें नाजरीन के जो क्वेश्चंस है वो ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये खान शाहिद साहब हैं स्विट्जरलैंड से। तो इन्होंने कहा है कि सलाम राजा साहब, आपका बयानिया अपनी जगह दुरुस्त है मगर भारत मसला कश्मीर को यूनाइटेड नेशन के एजेंडे से खारिज कराने जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। बुनियादी बात यह है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर केस लेकर कौन गया है? वो है हिंदुस्तान लेकर के गया था, उसके ऊपर सारी कार्रवाई हुई है। और मैं जो बात कह रहा हूँ अमलन जो है वो हिंदुस्तान ने 5 अगस्त को वो केस विड्रॉ कर दिया।
अब उसको फॉर्मली एक एप्लीकेशन डालनी है वहाँ पे कि भाई जो मैंने शिकायत की थी मैं वापस लेता हूँ, ठीक है कि नहीं। लेकिन वो अभी इसलिए वापस नहीं लेगा कि उसके अंदर जो है वो डिमिलिटराइजेशन है। लेकिन अब अगर उसको वो क्योंकि वो दबाव डाल के रखना चाहता है पाकिस्तान के ऊपर कि मैंने आज़ाद कश्मीर और गिलगित भी लेना है, तो इस बात से शायद अभी नहीं। लेकिन अमलन ऑनेस्टली देखें, हम क्यों लोगों को धोखा देते हैं, क्यों हम लोगों को एक ख्वाब में ये केस हिंदुस्तान लेकर गया और यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन उसकी शिकायत पे सारे आए हुए हैं। हाँ, उसमें हमारे हक की भी बात की गई है, इंसाफ भी हमारे साथ किए गए। लेकिन जब अगर एक फ्रीक वो अपना केस विड्रॉ कर लेता है तो क्या, तो अब बात आई ये यूनाइटेड नेशन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हिंदुस्तान की कोशिश क्या वो करेगा, ये कोशिश क्या वो करेगा, उसको आपने मौका दे दिया है वहाँ, उसने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। 5 अगस्त के बाद उसने आपको ये एक इशारा क्या सब कुछ बता दिया कि ये मैं ये चीज खत्म कर चुका है, हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। ये दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन तो बहुत है लेकिन सारे नहीं ले पाऊंगा। ले आप ले मैं आई एम रेडी टू फेस द क्वेश्चन, ये बहुत जरूरी है जी। दूसरा क्वेश्चन है ये अपना सरदार मोहम्मद अनवर खान फ्रॉम पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान। ये कह रहे हैं कि व्हाट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ पर्पस सेनेट ऑफ जेके एंड डैलस कॉन्फ्रेंस व्हिच हैज पोस्टपोन्ड। जो डैलस कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन हुई वो कोविड-19 की वजह से हुई, और सेनेट के ऊपर जो है वो मैंने तजवीज़ रखी थी न्यूयॉर्क की कॉन्फ्रेंस में, और उसको तजवीज़ को उसमें कबूल किया गया। और उसके ऊपर चूँकि अब कश्मीर ग्लोबल काउंसिल ने उसको टेक किया हुआ है, उसके ऊपर गौर हो रहा है, तो जो मेरा आइडिया था उसको उन्होंने कबूल किया है। लेकिन उसमें खासी तब्दीलियाँ जो हैं वो लाई जा रही हैं, उसमें उनकी कमेटी बनी हुई है, उसके ऊपर गौर हो रहा है। तो मैं इसके बारे में कोई इस वक्त मैं तबसरा इसलिए नहीं कर सकूँगा कि वो तजवीज़ अब बोर्ड के पास है और बोर्ड के अंदर एक कमेटी बनी हुई है वो इसके ऊपर। तो अगर तो वो जिस तरह मैंने तजावीज़ रखी हुई है, मुझे उम्मीद है कि अगर उसके अंदर रहे तो उसमें हमें कोई ना कोई मिलेंगे। अब क्योंकि मेरी एक उसमें एक वाहिद राय है, तो मेरी अपनी ज़ाती राय जो है कि जिस अंदाज से वो तजवीज़ सामने आई, अगर उसकी स्पिरिट उसी तरह से रही तो शायद ये जो अदारा हम एक मौसर तौर पर कर रहा काफ़ी। लेकिन चूँकि उनके यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम हैं, कुछ इश्यूज़ हैं और उसके ऊपर वो एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। मगर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर वो तजवीज़ की रूह के मुताबिक अगर रही तो इंशाल्लाह वो कोई एक अदारा को बन सकते हैं। मगर अगर उसके ऊपर कोई किसी किस्म का कोई ऐसा चीज़ मुझे नज़र आया कि वो असल मकासद से हट रही है तो मुश्किल हो जाएगा फिर उसका भी चलना। और फिर मैं बुनियादी बात यही दोबारा यहाँ पे एम्फेसिस करके कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं, जब तक कि आपको उसकी ग्राउंड के ऊपर हमायत नहीं है, लोगों की हमायत नहीं है, लोग उसके साथ नहीं है, तो हम बाहर कुछ भी कर लें उसका कोई हासिल नहीं होगा। तो मैं फिर ख्वाह वो सेनेट बनाए, ख्वाह वो हुकूमत बनाए, ख्वाह कुछ बनाए, अगर उसके साथ जमीन पे लोग जुड़े हुए नहीं है, जमीन पे लोगों का एतबार और एतमाद नहीं है, तो हम बाहर जो भी कुछ कर लेंगे उसका कोई फायदा। एक और क्वेश्चन राजा मैं ले रहा हूँ, वो कह रहे हैं राजा साहब 1990 से आपने क्या सीखा, इस वक्त आप कहाँ खड़े हैं? बहुत गहरा सवाल है। देखें, मैं 1990 में मैं एक जज्बाती नौजवान था और इस तहरीक का हिस्सा एक जज्बात का जो जितने भी कोई आप कह सकते हैं एक जज्बात के अंदाज में उसमें वो, और वक्त ने बहुत सिखाया है, तजर्बात मिले हैं इसमें। आज जो 90 से लेके आज तक मैंने बहुत सीखा है, दोस्तों से, साथियों से, हर जगह गया हूँ। मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से बन के इसके साथ चला हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी बात कह सकता हूँ कि मैंने अपने दोस्तों से, साथियों से बहुत सीखा, तसलसल रखा, मैं कहीं इधर उधर नहीं हुआ। और मैंने मेरे एक ठहराव था वो आया है, एक सोचूं में जो है वो अल्लाह ने मुझे एक रोशनी दी है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो भी मेरे तजर्बात हैं वो मैं तहरीरी तौर पे अपने नौजवानों के सुपुर्द करता हूँ, लिखता रहता हूँ। मुझे आप ये ज़हन में रख लें
कि 90 में और आज में बहुत फर्क है। एक और अपना इलियास साहब हैं, ये भी पाकिस्तान से, इन्होंने कहा कि राजा साहब एक तारीख है, पहले भी राजा साहब को अर्ज कर चुका हूँ कि तारीख को एक किताबी शक्ल दें। मैं कोशिश कर रहा हूँ लिखने की, मैं बीमार हो गया, बीच में लिख रहा था, लिखना का काम शुरू हुआ और कोरोना की जद में आ गया, तो अभी हफ्ता 10 दिन हुए मैं वापस अपनी तबीयत बहाल हुई। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने ख्यालात को, और मैं कभी कभी जब मैं लिखने बैठता हूँ किताब के लिए तो वो फेसबुक की नज़र कर देता हूँ तो ये है कि है, मतलब दिमाग में, दिल में बहुत सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ, इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसको किताब की शक्ल है वो दे सकूं। सरदार शहबाज हैं, तो ये भी यही कह रहे हैं कि इनका एक तो ये है कि आप मतलब इसको किताबी शक्ल दें, और दूसरा इनका एक और है कि आप राजा साहब को फिर दावत दें। तो मैं ज़रूर आपको फिर दावत दूंगा, क्योंकि इनका भी वो कह रहे हैं। तो बाकी चूँकि टाइम हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया है, मैं बहुत आपका बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप आए, चूँकि आप हमारे लिए एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं, आप हमारी एक तारीख हैं, आप हमारा एक इंस्टीट्यूट है। आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपसे बहुत कुछ सीखा। मैं दोबारा भी कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी आपसे एक और नशिस्त हो, ताकि जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको कुछ सीखने को मिले। मैं आपका मशहूर हूँ, आपने मुझे मौका दिया अपने बच्चों से भी मुखातब होने का। मुझे खुशी होगी आप अगला प्रोग्राम बराह रास्त बच्चों के साथ कराया, नौजवानों के साथ कराया, उनके जहनों में सवालात हैं, मेरी ज़ात के बारे में है, तहरीक के बारे में है, तारीख के बारे में है, जो मेरे पास, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं इंशाल्लाह अपनी अमानत आपको लौटाऊंगा। अगली जो नशिस्त में आपके साथ चाहता हूँ, वो मैं राजा साहब इस तरह रखना चाहता हूँ कि मैं अपना कोई क्वेश्चन नहीं रखूंगा, सिर्फ नाजरीन के क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। आप हमारा सरमाया हैं, आप हमारा फख्र हैं, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने हमें बहुत सिखाया, और मैं इंशाअल्लाह हम सीखते रहेंगे आपसे। तो फिर अगली चीज़ तक मैं आपका फिर इंतजार करता रहूँगा, फिर आपको दावत दूंगा, फिर लोगों से आपका राब्ता फिर करवाऊंगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से आपका भी, और आपके दोस्त अहबाब और तमाम नाजरीन का, और ख़ासकर सवाल करने वाले दोस्तों का। तो मुझे इंशाल्लाह दोबारा आप मौका देंगे इंशाल्लाह इनसे बात करने का। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी शुक्रिया। मच, अल्लाह थैंक यू, हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। नाजरीन, यह थे राजा मुजफ्फर डैलस से। एक इंस्टीट्यूट है, एक तारीख है, एक हिस्ट्री है, एक किताब है, जिनसे कि हमें सीखना चाहिए। और इनको प्रोग्राम में लाने का मकसद यही था कि हम कुछ सीख सकें इनसे। यह हमारे लिए एक तारीख है, तो हम इनसे सीखना चाहते हैं। तो हम इनसे, मैं अगली नशिस्त भी इंशाअल्लाह इनसे एक रखूँगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ नाजरीन के क्वेश्चन लिए जाएंगे, मैं खुद कोई क्वेश्चन उनके सामने नहीं रखूँगा, आपके ही क्वेश्चन लूँगा। नाज़रीन, आज के दिन में दो और अहम वाक़े हुए, मेरा टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैं दो और अहम वाक़े हुए, एक शाइना शाहीन का कत्ल हुआ है, जो एक सहाफ़ी थी, उनका कत्ल हुआ है। तो हम इसकी भरपूर अंदाज में इसकी मज़म्मत करते हैं JKBS के इस प्रोग्राम और JKBS इंस्टीट्यूट की तरफ से। दूसरा, हमारा इंजीनियर अब्दुल मजीद भट्ट साहब जो आज चले गए हैं, इस दुनिया पानी से कूच कर गए हैं, वो तहरीक आज़ादी का एक बड़ा सरमाया थे, वो तहरीक आज़ादी का एक बड़ा नामवर नाम थे। तो हम उनकी जिद्दोजहद को भी ख़राज अकीदत पेश करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ पूरा 1 घंटा हमारे साथ रहे, आपने राजा मुजफ्फर साहब की गुफ्तगू सुनी, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाअल्लाह कल के प्रोग्राम में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप अपना, अपने अहलो अयाल का, अपने कुर्ब व जवार का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबका आमीन नासिर हो। तब तक, कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।